आप अक्सर सोचते होंगे कि आजकल रूस और अफ़गान रजीम के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं। 2001 में जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने चढ़ाई की थी तो उस वक़्त जो व्लादिमीर पुतिन थे, रूस के सदर, वो कदरे यंग थे और उन्होंने वेस्टर्न पावर्स को सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान की चढ़ाई से रिलेटेड। जी हाँ, उस वक़्त वो रूस के एक कंपैरेटिवली न्यू लीडर थे, उसको मजबूत करने की कोशिशें कर रहे थे और वो ये समझते थे 2001 में कि वेस्टर्न कैंप से बनाना बहुत ज़रूरी है। वो तो बाद में इनको पता चला कि वेस्टर्न कैंप इनके साथ क्या करता है। इनके पूरे असासे मुंजमद करके रख दिए हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद, और अब रूस वेस्टर्न कैंप से दोस्ती क्या फुल ऑन दुश्मनी पर उतर चुका है। तो उस वक़्त 2001 में उन्होंने वेस्टर्न कैंप के साथ अमेरिकन इन्वेजन को सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान में और तालिबान को एक दहशतगर्द एंटिटी करार दे दिया 2003 में। और आज तक रूस की जो लिस्टें हैं उनके अंदर तालिबान दहशतगर्द के तौर पर एनलिस्टेड हैं। लेकिन अफ़गान पीस प्रोसेस जो 2019 में शुरू हुआ था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था पाकिस्तान की मदद से, उसके बाद बहुत सी इक्वेशंस अब चेंज हो रही हैं। रूस तालिबान के साथ अब नए सिरे से रवाबित बढ़ाना चाहता है और जो रीजनल पूरी गेम है उसमें अपना फेयर शेयर चाहता है। इसलिए वो ये समझता है कि इस वक्त तालिबान से बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए नई डेवलपमेंट के मुताबिक रशिया के सबसे बड़े एनुअल इकनॉमिक फोरम में इनवाइट करने जा रहा है तालिबान को। और ख़बरें ये हैं कि रूस इनको दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाल देगा। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया और तालिबान के दरमियान कोऑपरेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहां पर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और कहां इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। रशिया में ये एनुअल इकनॉमिक फोरम 5 से 8 जून तक होगा सेंट पीटर्सबर्ग में, और वहाँ पर रूस अपने जो ज़्यादातर एशियन दोस्त हैं उनको इनवाइट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया यूक्रेन जंग से पहले कभी इस समिट में आया करते थे लंदन के इन्वेस्टर्स, स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टर्स और दूसरे यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यानी वेस्टर्न कैंप भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। लेकिन अब तो एक क्लियर कट लड़ाई है रशिया यूक्रेन जंग के बाद। तो अब रूस इनवाइट कर रहा है चाइना से इन्वेस्टर्स को, भारत से इन्वेस्टर्स को, इसके अलावा जो आपके फार ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक हैं और तालिबान को। यानी आप कह सकते हैं कि रशिया के एनुअल इकनॉमिक फोरम में यूरोपियन इन्वेस्टर्स की जगह ले ली है अब तालिबान ने। अफ़गान लीडर्स की बात करें तो इस वक्त वो रशियन ऑयल की परचेज़ में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी भी एनर्जी नीड्स हैं, उन्होंने इनको पूरा करना है। तो उसके लिए वो ये समझते हैं कि रूस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर बन सकता है और सस्ते दामों इनको तेल की सप्लाई फराहम कर सकता है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद जब से पुतिन ने देखा है कि इन पर बड़े जालिमाना तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं, इनके जो ओलिगार्क्स हैं उनके असासों को मुंजमद किया गया है, रशिया के जो डॉलर्स पड़े हुए थे वेस्टर्न बैंक्स में उनको जब्त कर लिया गया है, उसके बाद रूस ने बड़ी तेज़ी से एशिया की तरफ देखा है और ईस्टर्न एक्सिस में अपने क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू किया है और इंडिया और चाइना की शक्ल में इसको दो बहुत बड़े बायर्स मिले हैं। इसके अलावा रशिया अब कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका में भी अपने पंजे जमाए और अफ्रीका के हवाले से भी उसने एक समिट मुनक्किद की थी पिछले साल जिसमें बहुत से अफ्रीकन लीडर्स को इन्वाइट किया था और उन्होंने भी रशिया को बहुत ज़्यादा वेलकम किया था। इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी रशिया की दोस्तियाँ हैं, ये यूएई, सऊदी अरेबिया और ये जो पावरफुल गल्फ स्टेट्स हैं ये रशिया से अभी भी बना के रखे हुए हैं। ओपेक प्लस में इनकी जो कोऑर्डिनेशन है एमबीएस और पुतिन की वो सबके सामने है। रूस के साथ साथ वेस्टर्न एशिया में जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका बादर का वो है ईरान, और इस वक्त ईरान और रूस की पॉलिसी यही है कि डिफरेंट ट्रेड रूट्स को ये एक्सप्लॉइट करें, नए नए ट्रेड कॉरिडोर्स को ये ढूंढें और वहाँ से ये ट्रेड करें ताकि सैंक्शन से बच सकें। इसी तरह की एक सेटलमेंट ये अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों के साथ ढूंढ रहे हैं कि कोई डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश किया जाए जो इंटरनेशनल सैंक्शन से आज़ाद हो। ईरान के साथ इन्होंने कौन सा ट्रेड रूट ढूंढा था, ये कैस्पियन सी के पैरेलल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाकर पुतिन ये भी शो कराना चाहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ के नए फ्रेंड हैं। अमेरिका ने ग्लोबल साउथ को डिच करा दिया है, अब रशिया और चाइना इनकी मदद करेंगे। ग्लोबल साउथ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ग्लोबल साउथ जहां पर ज़्यादातर गरीब ममालिक हैं और ग्लोबल नॉर्थ जहां ज़्यादा अमीर ममालिक हैं, ये यूरोप, कनाडा और अमेरिका वगैरह, जबकि साउथ अमेरिका
ये एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ये ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। ब्रिक्स का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ग्लोबल साउथ के जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ इनका एक और बहुत बड़ा कंसर्न है दहशतगर्दी के हवाले से। दाइश की बात करें तो दाइश इस वक्त अफ़गानिस्तान का भी दुश्मन है और रूस का भी दुश्मन है। और दाइश के हवाले से रशिया ने अक्सर अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से इस पूरे ख़ित्ते में दाइश ने अपने पर फैलाए हैं। अमेरिकन प्रेजेंस इनको इनेबल करती है कि वो इस इलाके में, इस पूरे रीजन में कार्रवाइयाँ कर सके। और अभी बड़ा ख़तरनाक एक अटैक हुआ था मॉस्को के एक हॉल में, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी और पुतिन ने इसका इनडायरेक्ट इल्ज़ाम यूक्रेन और मगरबी फोर्सेस पर लगाया था। इससे पहले भी पुतिन ये बारहा कह चुके हैं कि अमेरिका की ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्वेजन की, जो इन्होंने इराक़ में इन्वेजन की, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में जो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, इसकी वजह से वीक गवर्नमेंट्स जन्म लेती हैं और ये फिर दहशतगर्द ग्रुपों के पनपने में अपना किरदार अदा करती हैं। तो इसलिए पुतिन को सख्त चिढ़ है इन दहशतगर्द ग्रुपों से और एक ये भी इनका अफ़गान तालिबान के साथ एक शेयर्ड कंसर्न है। और एक रिपोर्ट शाया हुई है पिछले दिनों, उसमें क्लियरली बताया कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद 75% जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनमें कमी आई है और काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल हासिल किया पूरे मुल्क का, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर किया। लेकिन अभी भी एक थ्रेट है जो बहुत हद तक परसिस्ट कर रहा है और वो है दाइश, ISKP, दाइश खुरासान, जो कि इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और ये ना सिर्फ तालिबान को तंग कर रही है, ये रूस को भी तंग कर रही है, ये ईरान में भी हमले कर रही है और ये इराक़ और सीरिया में भी एक्टिव है और ये पाकिस्तान में भी अपनी कार्रवाइयाँ करती है। जब 2021 में पूरी दुनिया दम दबाकर भाग रही थी अफ़गानिस्तान से, उस वक़्त सिर्फ चंद ममालिक थे जिन्होंने अपने एम्बेसी ऑपरेशंस को एक्टिव रखा। उसमें पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान शामिल थे और उस वक़्त यही चारों कंट्रीज़ थे जो बहुत हद तक आपस में कोऑपरेशन कर रहे थे कि हमने किस तरह अफ़गानिस्तान को साथ लेकर चलना है, अफ़गानिस्तान को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और मिलकर एक अलायंस बनाना है, पाकिस्तान, ईरान, रूस और रशिया। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातें की तालिबान ऑफिशियल्स के साथ और यकीन दहानी कराई कि हम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी का एक जॉइंट मैकेनिज़्म तैयार करेंगे। उसमें काफ़ी हद तक हमने देखा कि पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, पाकिस्तान में पूरा ये रजीम की तब्दीली हुई, गवर्नमेंट चेंज होती है और बहुत हद तक पॉलिसी में भी चेंज आया अफ़गानिस्तान की। लेकिन हमने ये देखा कि चाइना और रूस ने जो अपने कनेक्शंस हैं वो तालिबान से ख़त्म नहीं किए और उन्होंने रवाबित जारी रखे। चाइना की हमने ये डेवलपमेंट देखी थी कि किस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए चाइना के अंदर, बीजिंग में, और अपना भी सफ़ीर तैनात किया काबुल में। और कई लोगों ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि चाइना ने ऑफिशियली तालिबान को रिकग्नाइज़ कर लिया है और अब रूस भी उस तरह का कदम उठाने जा रहा है। एक तो रूस के अंदर अफ़गान सफ़ीर तैनात होगा तालिबान की जानिब से और रूस की भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगी काबुल में। और इसके साथ ही रूस ने जो अब इनको इनवाइट किया है एनुअल इकनॉमिक फोरम में और इनको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल रहा है, ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं और ये शो करते हैं कि किस तरह इनके जो नेगोशिएशंस हैं वो जारी हैं। चाइना और रूस की ये मुश्तरका ख्वाहिश है कि एक रीजनल ब्लॉक बनाया जाए जिसमें चाइना, रूस, सेंट्रल एशिया के ममालिक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इन पर मुश्तमिल एक अलायंस हो जो कि ख़ित्ते में किसी भी फ़ॉरेन इंटरवेंशन का जो रास्ता है उसको रोके और आपस में एक कनेक्टिविटी का अलायंस हो जिसमें BRI भी खूब फले फूले, तिजारत भी बढ़े और जो पुराना रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब है वो पूरा हो। जैसे पुतिन ने एक दफ़ा कहा था ना कि रीजन के मसले रीजन में ही हल होंगे और किसी फॉरेन पावर को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो यहाँ आकर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर का किरदार अदा करे। और इस वक्त तालिबान और रशिया के दरमियान एक मुश्तरका बात ये भी है कि जिस तरह ये खुलकर वेस्ट की पॉलिसीज़ को लताड़ते हैं, वेस्ट की मुनाफ़कत को पिन पॉइंट करते हैं और मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। पिछले दिनों ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बात की थी कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। उन्होंने ये मेंशन किया था कि अब हम मल्टी पोलर वर्ल्ड की जानिब बढ़े हैं और ये मल्टी पोलैरिटी भी चाइना और रूस का ही एक ख्वाब है कि अमेरिका को अब एक सिंगुलर पावर के तौर पर ना ट्रीट किया जाए। अमेरिका
जब अमेरिका जब सुपर पावर बनता है तो फिर वो बहुत से मुल्कों का इस्तेहसाल करता है। चाइना और रशिया ये कहते हैं कि हम गरीब ममालिक के दोस्त हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ग्लोबल साउथ जो है हम उसकी तर्जुमानी करते हैं और इसलिए ये ब्रिक्स की एक्सपेंशन पर भी काम कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक आएँ, अपनी करेंसी हो ताकि अमेरिका की सैंक्शंस फेल हो जाएं जो इन्होंने अपने डॉलर सिस्टम के ज़रिए बनाई हुई है, जो एक बदमाशी है अमेरिका की कि वो सैंक्शन लगा देता है, डॉलर की ट्रेड को वो बैन कर देता है उस मुल्क के लिए जिससे अमेरिका का इख्तलाफ होता है। तो इसलिए इन मुल्कों ने फिर सोचा है कि फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर किया जाए और एक मल्टी पोलर वर्ल्ड की जानिब बढ़ा जाए जिसमें पावर के कई मराकिज़ होंगे, अमेरिका के साथ साथ रशिया, चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया। इस तरह पावर बैलेंस भी कायम रहता है और कोई बदमस्त हाथी की तरह किसी को कुचल भी नहीं सकता। रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर चाइना के साथ साथ रूस के भी एम्बिशंस हैं और ये तालिबान को यही समझा रहे हैं कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करें ताकि बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ख्वाब 20-20 साल पहले देखे हुए हैं वो पूरे हो सकें। और इनमें 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन है जिसको तापी गैस पाइपलाइन भी कहते हैं और इसके अलावा ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट है जिसको हमने इन वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है जो उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है। जब ये 2-3 प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगे तो ये मज़ीद कनेक्टिविटी को इनेबल कर सकेंगे मॉस्को तक। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी का एक रॉबस्ट मैकेनिज़्म हो जो कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और इस सिलसिले में चाइनीज़ और रशियन ऑफिशियल्स बहुत विजिलेंट होकर अफ़गान हुकाम को ये समझा रहे हैं कि भाई ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इन पर काबू पाएँ और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएं ताकि आप ग्लोबल ट्रेड करने के काबिल हों। इन सब चीज़ों के बदले में रूस अफ़गानिस्तान से वादा कर रहा है कि हम आपको बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल प्रोवाइड करेंगे सस्ते दामों। 1 मिलियन टन्स गैसोलीन की फराहमी का वादा किया है रूस ने अफ़गानिस्तान के साथ, 1 मिलियन टन डीज़ल और 5 लाख टन नेचुरल गैस हर साल। इसके अलावा 2 मिलियन टन सालाना गंदम देने का भी वादा किया अफ़गानिस्तान को रूस ने। तालिबान रजीम की बात करें तो इसमें डेफिनेटली कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भी हैं लेकिन कुछ सुलझे हुए लोग भी हैं और वो ये चाहते हैं कि हम रूस के साथ अपने रवाबित बढ़ाएं, उसमें बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा है। रूस से ये बहुत हद तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए कोई भी जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसको रोक सकते हैं रूस और चाइना के साथ मिलकर। इसके अलावा इनको तेल और गंदम सस्ते दामों मिल सकता है, इनका एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है रूस की मदद से। तालिबान को रूस में दिलचस्पी इसलिए भी है कि ये वेस्ट के मुकाबले में एक कन्वीनियंट पार्टनर है। रूस इन पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाएगा कि आप औरतों को तालीम हासिल क्यों नहीं करने दे रहे, आप अपने मुल्क में इतने सख्त कवानीन का नफाज क्यों कर रहे हो। ये चीज़ें वेस्ट में ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं लेकिन रूस को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं उन पर भी रूस इनसे ज़्यादा सवाल नहीं उठाएगा। रूस की ज़्यादा यही कोशिश होगी कि तालिबान को अपनी साइड पर किया जाए। जो हमने कल इस वीडियो में बात की थी ना कि पाकिस्तान भी एक ऐसा प्लेयर है जिसको जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी इक्वेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान की भी वही पोजीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स कोशिश करेंगी कि वो उसको अपने साथ मिलाए क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम जगह पर ये लाया करता है। इसकी प्रॉक्सिमिटी सेंट्रल एशिया के साथ भी है और सेंट्रल एशिया का मतलब काफ़ी हद तक रूस के साथ है, इनके साथ ईरान है, थोड़ा दूर मिडल ईस्ट है। वैसे ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं लेकिन पाकिस्तान और ईरान की पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चाइना के साथ भी कनेक्ट करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमिक पावर है। तो ये चीज़ें अफ़गानिस्तान को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती हैं और इसलिए कई 100 सालों से अफ़गानिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट रहता है जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती हैं और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स भी कहा जाता है कि जो भी एम्पायर यहाँ पर आती है वो गहरी दलदल में फंस जाती है और बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती है। ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर फंसा हुआ है, ख़ुद सोवियत यूनियन यहाँ पर फंसा हुआ है और अमेरिका बहादुर को फंसते हुए हमने कुछ साल पहले ही देखा है। इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस को भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स चाहिए
रूस भी इस वक्त ईस्ट की जानिब देख रहा है, एशिया की जानिब देख रहा है, क्योंकि वेस्ट से तो बहुत बुरी तरह से रूस को स्नब किया जा रहा है। रूस से बल्कि लड़ाई की बातें हो रही हैं। अब तो यूके और फ्रांस भी डायरेक्ट धमकियों पर उतर आए हैं कि हम अपने फ़ौजी अपना असलहा भेजेंगे यूक्रेन की जानिब और हमारे फ़ौजी डायरेक्ट लड़ भी सकते हैं रूस से। अमेरिका की एक रीन्यूड इमदाद आ रही है यूक्रेन के अंदर। नेटो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की जो मिलिट्री कैंपेन है उसको कैंसिल किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। तो इस सिलसिले में रशिया के पास जो ऑप्शन बचती है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ ईस्ट और एशिया ही है। एशिया की तरफ वो अब देख रहा है, इसलिए अब उसे तालिबान जैसे प्लेयर्स भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। रशिया को भी इस वक्त अपनी साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज चाहिए, इसलिए रशिया अब कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपनी तरफ करने की। इंडिया और चाइना के पहले ही उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। इसके अलावा फार ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर अमेरिका की तरफ देखते हैं, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और फ़िलीपींस वगैरह। इस वक्त रशिया अमेरिका बहादुर के साथ मल्टीपल बैटलफील्ड्स में इंगेज है। ना सिर्फ रशिया यूक्रेन जंग में ये अमेरिका के साथ एक इनडायरेक्ट जंग लड़ रहा है, इस वक्त रूस की जो नेवल शिप्स हैं वो बे ऑफ बंगाल भी पहुंच चुकी हैं। यानी इंडियन ओशन में भी रशियन नेवी एक रीन्यूड एफर्ट करने की कोशिश कर रही है। साउथ चाइना सी में अभी कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है रूस की, लेकिन चाइना जिसको वो ट्रू फ्रेंड कहते हैं, उसकी मदद के लिए वो किसी भी वक्त अपने बहरी बेड़े साउथ चाइना में पहुंचा सकते हैं और अमेरिका से वहां भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है। अफ्रीका में इनके ट्रूप्स आमने सामने खड़े हो जाते हैं कई जगहों पर। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि नाइजर में एक मिलिट्री बेस थी जहां पर ऑलरेडी अमेरिकन ट्रूप्स और अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद था, वहां पर रशियन ट्रूप्स की आमद हो गई। पूरे अफ्रीका में बहुत तेज़ी से रूस अमेरिकन प्रेजेंस को चैलेंज कर रहा है और बहुत से वेस्ट अफ्रीकन ममालिक रूस की तरफ देख रहे हैं कि अब वो रूस से नए नए मिलिट्री मुआहदे करेंगे और वो फ्रेंच और अमेरिकन ट्रूप्स को निकाल बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया की बात करें, ये सीरिया और लीबिया वगैरह की, यहाँ पर भी रूस इनको चैन से बैठने नहीं देता। यहाँ पर रूस और ईरान का अलायंस है जो अमेरिका और इसके एलाइज को काउंटर करने की कोशिशों में लगा रहता है। इसीलिए अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित को रूस बहुत अहमियत की निगाह से देखता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कल को अगर दोबारा अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पर आ जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए भी रूस के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हों, कुछ ना कुछ ग्राउंड उसने भी प्रिपेयर किया हो ताकि अमेरिका को इतना इजीली खेलने ना दिया जाए। रशिया और चाइना की इस वक्त यही कोशिश है कि इस पूरे रीजन में अमेरिका को अब खुलकर खेलने ना दिया जाए और उनकी इंटरवेंशन के रास्ते रोके जाएं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में रूस अफ़गानिस्तान को अपनी साइड पर करने में कामयाब हो जाएगा और क्या वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इस पूरे रीजन में काउंटर कर लेगा चाइना की मदद से? या आपके ख्याल में अफ़गान्स की अपनी थिंकिंग होगी, अपनी सोच होगी कि वो किसके साथ जाएंगे? क्या कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अफ़गान्स अमेरिकन के साथ कोई मुआहदा कर लें और रूस को झंडी दिखा दें? क्या चाइना और रूस मिलकर इस पूरे रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बहुत हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।